हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिक्स क्लास। मैं सचिन एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। ना चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस सामग्री की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करने के लिए किस कोड का प्रयोग किया जाता है। तो जबकि कंस्ट्रक्शन में हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी की जांच के लिए हम किस कोड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है आपका ISO कोड, ऑप्शन बी है आपका ISSC कोड, ऑप्शन सी है IS कोड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए हम IS कोड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया कि संरचना में माइक्रो क्रैक्स का कारण क्या हो सकते हैं। मतलब जो आपकी महीन दरारें पड़ती हैं वो किन के कारण आती हैं। ऑप्शन ए है आपके सूरज की रोशनी के कारण, ऑप्शन बी है आपका नमी के कारण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी महीन दरारें पड़ती हैं वो नमी के कारण, नमी की कमी के कारण पड़ती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है कि इर्रेगुलर सरफेस का परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है आपका। कैविटी आ सकती है, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, डंप हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब आपको कहते हैं इर्रेगुलर सरफेस होता है तो उसमें क्या होता है, आपके कैविटी आ जाती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि संकुचन किन कारणों से होता है। ऑप्शन ए धूप की अधिकता के कारण, ऑप्शन बी है कंक्रीट में नमी की कमी के कारण, ऑप्शन सी है लोहे की छड़ों में जंग लगने के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपका संकेत होता है वो किसकी वजह से होता है कि कंक्रीट में जब नमी की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा कम हो जाती है, तब क्या होगा, जो कंक्रीट क्या सिंकेज हो जाती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया किस प्रकार के निरीक्षण में हम आमतौर पर संरचना के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी की जांच करते हैं। तो ऑप्शन ए है लोड बेस्ड में, ऑप्शन बी है आपका आवर्तिक यानी कि पीरियोडिक बेस्ड पे, ऑप्शन सी है आपका विफलता यानी कि फेलियर बेस्ड पे, और ऑप्शन डी है निर्धारित निरीक्षण का प्रयोग करके। तो जो आपको कहते हैं किसी भी संरचना जो भी स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी की जांच हम लोग किसके थ्रू करते हैं, लोड टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है आपका वो आपका क्या है, राइट आंसर होगा, लोड बेस्ड, ठीक है, निरीक्षण के थ्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि पुनर्वास से पहले संरचना के मूल्यांकन में पहला और सबसे महत्वपूर्ण एफर्ट लगाया जाता है। तो कौन सा एफर्ट लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका लोड बेस्ड, ऑप्शन बी आपका पीरियोडिक बेस्ड, ऑप्शन सी आपका फेलियर बेस्ड, ऑप्शन डी आपका प्राइमरी टाइप इंस्पेक्शन। तो जो आपका फर्स्ट एफर्ट लगाया जाता है वो क्या है, प्रारंभिक निरीक्षण का होता है, यानी कि प्राइमरी इंस्पेक्शन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्रारंभिक निरीक्षण में कौन कौन से विभिन्न स्टेप शामिल हैं। तो कौन कौन से आपके स्टेप किए जाते हैं प्रारंभिक निरीक्षण में। ऑप्शन ए है आपका जानकारी इकट्ठी करना, ऑप्शन बी है आपका समस्याओं की पहचान करना, और ऑप्शन सी है आपका संभावित कारणों का निर्धारण करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका क्या है, जो हमारा प्रारंभिक निरीक्षण करते हैं उसमें हम लोग क्या है, पहले जो भी आपकी जानकारी है उसको इकट्ठा करेंगे, उस जानकारी के आधार पर हम समस्याओं की पहचान करेंगे, और वो समस्याएं किन की वजह से उत्पन्न हो रही हैं उनके संभावित कारणों का निर्धारण करेंगे, और उसके बाद उस समस्या का क्या है निराकरण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि कौन सा विस्तृत निरीक्षण का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है आपका परिसीमन परीक्षण यानी डिलिमिटेशन सर्वे, ऑप्शन बी आपका दरार सर्वेक्षण क्रैक सर्वे, ऑप्शन सी है आपका हाफ सेल पोटेंशियल, और ऑप्शन डी है आपका इसमें केंद्र सेल सर्वेक्षण यानी कि सेंटर सेल सर्वे। तो जो आपका डिटेल सर्वे के अंतर्गत हम लोग कहते हैं सर्वे नहीं करते हैं वो है आपका सेंट्रल सेल सर्वेक्षण, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है आपके डिटेल इंस्पेक्शन के तौर पे हम क्या करते हैं, सर्वे किए जाते हैं, ठीक है
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपका, शक्ति परीक्षण यानी कि स्ट्रेंथ टेस्ट का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए आपका सिस्टमिक हैमर टेस्ट, ऑप्शन बी आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, ऑप्शन सी है ब्रेक ऑफ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपके ये तीनों हैं, ये तीनों किसके अंतर्गत किए जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ टेस्ट के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि कौन सा स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी परीक्षण का प्रकार नहीं है। फर्स्ट है आपका कार्बोनेशन परीक्षण, बी है आपका रीबार लोकेटर टेस्ट, सी है आपका आपकी संरक्षण परीक्षण और डी है आपका अवशोषण परीक्षण। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका क्या राइट आंसर होगा, यानी कि जो स्टेबिलिटी परीक्षण के लिए हम लोग कार्बोनेशन टेस्ट नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कंक्रीट की गुणवत्ता के मामले में एक अच्छी परत के लिए लगभग रीबाउंड नंबर क्या होते हैं। ऑप्शन है 30 से 40, ऑप्शन बी है आपका ग्रेटर देन 40, ऑप्शन सी है आपका 20 से 30 और ऑप्शन डी है 0। तो जब आपका रीबाउंड संख्या होती है कि एक बैटर के लिए वो होती है 30 से 40 के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। सुदृढ़ीकरण अपवर्तन यानी कि रीइंफोर्स इरोशन का कारण क्या है। ऑप्शन ए है आपका दोषपूर्ण कंक्रीट, ऑप्शन बी है आपका अपर्याप्त कंक्रीट, ऑप्शन सी है आपके दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी रीइंफोर्समेंट का जो अपवर्तन यानी कि जो संक्षरण स्टार्ट होता है वो किस वजह से होता है, आपकी दोषपूर्ण कंक्रीट और अपर्याप्त कंक्रीट दोनों के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया आपसे, किस प्रकार का परीक्षण कंक्रीट की शक्ति का आकलन करने का एक सीधा तरीका यानी कि डायरेक्ट टेस्ट कौन सा आएगा सामर्थ्य निकालने के लिए। ऑप्शन ए है आपका अर्ध कोशिका, ऑप्शन ए है इसमें आपका अर्ध कोशिका विभव मापी परीक्षण, ऑप्शन बी है कार्बोनेशन परीक्षण, ऑप्शन सी है आपका पुल ऑफ टेस्ट, ऑप्शन डी है आपका कोर टेस्ट। तो जो आपका डायरेक्ट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का जो टेस्ट हम करते हैं वो है आपका कोर टेस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कोर टेस्ट के थ्रू हमें क्या आएगा डायरेक्ट स्ट्रेंथ मिलती है कंक्रीट की। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा जाएगा आपसे कि अपर्याप्त कंपन यानी कि इनएडिक्वेट वाइब्रेशन का क्या कारण है। ऑप्शन है पोरस, ऑप्शन बी है आपका हनीकॉम्ब जॉइंट, ऑप्शन सी है आपका इसमें सेग्रीगेशन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो आपके इनएडिक्वेट वाइब्रेशन होते हैं वो किसकी वजह से, सेग्रीगेशन, पोरस और हनीकॉम्ब जॉइंट इन सभी की वजह से होते हैं। तो ऑप्शन डी आपको क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया कि ढीले फर्श और छत यानी कि सैगिंग ऑफ रूफ एंड सीलिंग धूल के समान, धूल के निशान आदि के संकेत देते हैं। यानी कि जो आपकी छत है वो काफ़ी ढीली यानी फर्श और जो छत है वो ढीली हो चुकी है और उस पर क्या आपके धूल के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो ये संकेत किस चीज़ के होते हैं, अर्थक्वेक के होते हैं, क्रैक के होते हैं, डंप के होते हैं या दीमक के होते हैं। तो ये जो आपके संकेत होते हैं ये किसके होते हैं, दीमक के होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक शर्त परीक्षण यानी कंडीशन सर्वे का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका संकट और दोषों के कारणों की पहचान करना, ऑप्शन बी है आपकी अवशिष्ट यानी कि रेसिड्यूल स्ट्रेंथ तक पहुंचना, ऑप्शन सी है आपका इसके संभावित पुनर्निवास का आकलन करना और उपयुक्त डी है उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो इसका क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है। जो कंडीशन सर्वे वो इन सभी चीज़ों के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका स्पेलिंग कब होती है कि, तो स्पेलिंग क्या होती है कि आपकी जो आपकी कंक्रीट है उसमें क्या है क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जा रहे हैं और कंक्रीट की क्या है आपकी टूट के अलग हो जा रही है। ठीक है। तो वो आपकी क्या स्पेलिंग कहलाती है कि। ठीक है। और ये सब किस वजह होता है कि कंक्रीट में लगातार आपकी क्या आएगा कि फ्रीज एंड थ्रोइंग हो रही है यानी कि कभी जमना पिघलना या फिर कहते हैं आपकी जो वार हैंगे उनमें क्या आएगा कोर्तन हो जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहलाता है जब कंक्रीट का किनारा या अन्य सतह टूट जाती है,
ऑप्शन बी है आपका जब कंक्रीट कवक का संक्रमण होता है। ऑप्शन सी है आपका जब कंक्रीट में नमी खो देती है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्पेलिंग क्या होती है कि आपकी क्या है, जो कंक्रीट है वो क्या है, टूट जाती है कि। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया आपसे कि यूपीबी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है आपका अल्ट्रासोनिक पल्स वेग। ऑप्शन बी है आपका समान यानी कि यूनिवर्सल पल्स वेग, सॉरी यूनिफॉर्म पल्स वेग। ऑप्शन सी है आपका यूनिवर्सल पल्स वेग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूपीवी का आपकी जो फुल फॉर्म होती है अल्ट्रासोनिक पल्स वेग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कौन सा उपकरण सटीक निर्धारण में सक्षम है, मौसम की दरार अपनी सीमा से अधिक है। जब आप कहते हैं जो वेदर क्रैक आती हैं वो अपनी लिमिट से ज़्यादा आती हैं, तो उस टाइम पे कौन सा उपकरण मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका क्रैक रिकॉग्नाइजर का। ऑप्शन बी है आपका क्रैक मैग्नीफायर का। ऑप्शन सी है क्रैक डिटेक्टर का। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके कहते हैं कि क्रैक्स जो वेदर क्रैक हैं वो अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, क्रैक मैग्नीफायर का करते हैं। ठीक है। जनरली जो आपकी जो विड्थ होती है कि क्रैक की, वेदर क्रैक की, वो कितनी है 0.2 mm से 0.3 mm तक होती है। और जब ये इससे ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब इनकी जो विड्थ है, चौड़ाई इससे ज़्यादा होती है, तब हम क्या है इनको मेजर करने के लिए किसका, क्रैक मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया कि रासायनिक विश्लेषण केमिकल एनालिसिस के लिए कौन कौन सी जानकारी आवश्यक होती है। ऑप्शन है सीमेंट कंटेंट की। ऑप्शन बी है एग्रीगेट ग्रेडिंग की। ऑप्शन सी है आपका क्लोराइड कंटेंट की। ऑप्शन डी है इनमें उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मतलब केमिकल एनालिसिस के लिए आपको सीमेंट कंक्रीट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट और क्लोराइड कंटेंट, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।